नमस्कार। हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और इस पड़ोसी मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहा है और इसीलिए एक राष्ट्रीय चर्चा परिचर्चा शुरू हो गई है कि बांग्लादेश के इस मुद्दे को आखिर समझा कैसे जाए। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत विस्तार से बताने वाला हूं कि किस तरह से जो बांग्लादेश का अतीत है और उसका वर्तमान है वो हमारे अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए, उसके भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी शुरू होती है 1947 से, जब एक साथ भारत को एक ओर तो आजादी मिलती है और दूसरी तरफ यह देश दो हिस्सों में टूट जाता है। आज का जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान, एक ही शासन के अधीन ये दोनों कटे कटे से देश एक ही शासन और एक ही सरकार के नियंत्रण में हुआ करते थे। कुछ दिनों के बाद बांग्लादेश के लोगों ने पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जो नीतियां, जो कार्यक्रम उसके ऊपर थोपे जा रहे हैं, उसके खिलाफ एक विद्रोह कर दिया। दरअसल पाकिस्तान जब बना तो मोहम्मद अली जिन्ना ये मानते थे कि मुसलमानों की भलाई केवल और केवल दारुल इस्लाम में है, यानी एक ऐसा राष्ट्र जहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो, और इस अवधारणा के साथ ही उन्होंने भारत का बंटवारा करवाया था। लेकिन 30 सालों के भीतर ही उस पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, जहां पर पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों ने पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ बगावत कर दी। यानी यह सिद्ध हो गया कि किसी एक धर्म के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कोई भी राष्ट्र लंबे समय तक एकजुट नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए पाकिस्तान का विचार कितना खोखला था, यह सिद्ध करने के लिए बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। किस तरह से पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, उसके रहनुमाओं ने, उसकी सरकारों ने, उसके नीति निर्माताओं ने बांग्लादेश को एक दोयम दर्जे का हिस्सा माना और इसके खिलाफ एक बड़ी बगावत बांग्लादेश में तैयार हो गई। अब बांग्लादेश के अंदर दो धड़े बन गए। एक धड़ा जो कि बंटवारे के विचार के खिलाफ था और बाद में वो स्वतंत्र बांग्लादेश के लिए संघर्ष करने लगा। लेकिन जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों के नेतृत्व में एक धड़ा मोहम्मद अली जिन्ना को अपना आदर्श मानता रहा और पाकिस्तान परस्त नीतियां उसकी जो है, उसके कार्यक्रम, उसके पार्टी कार्यक्रम का हिस्सा बन गई। तो इस तरह बांग्लादेश की जो आंतरिक राजनीति थी वो पाकिस्तान के विचार के साथ में गुथ गई। अब इस पूरे बंटवारे के बीच शेख मुजीबुर रहमान जैसा एक महान नेता बांग्लादेश में उभरा। उन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया, पाकिस्तान की सेना के दमन और अत्याचार का विरोध किया और पाकिस्तान की शह पर बांग्लादेश के अंदर जो इस्लामिक कट्टरपंथी समूह थे उनके दमन अन्याय का भी प्रतिकार किया। तो शेख मुजीबुर रहमान दरअसल बांग्लादेश की अस्मिता का प्रतीक बन गए, उसकी स्वतंत्रता के महात्मा बन गए और इसीलिए जिस तरह से भारत के भीतर राष्ट्रपिता के तौर पर महात्मा गांधी को जाना जाता है, ठीक उसी तरह बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम में शेख मुजीबुर रहमान का अपना स्थान है। लेकिन ये आयरनी देखिए, जैसे पिछले कुछ सालों में हमारे देश के भीतर कुछ सिरफिरे लोगों ने, मुट्ठीपुर सिरफिरे लोगों ने गांधी जी की प्रतिमा बनाई, उनके पोस्टर्स लगाए और बलून पर निशाना मारने वाली बंदूकों से उनकी हत्या के प्रयास हुए। गोडसे के मंदिर बनाए जाने लगे। कई जगहों पर लंबे समय से गांधी जी की मूर्तियों को उनके अंग भंग करने की कोशिशें की जाती रही हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की जाती रही है। आज बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम के महानायक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां ढहाने की कोशिश बांग्लादेश में चल रही है। भारत और बांग्लादेश का यह रिश्ता यहीं खत्म नहीं हुआ। 15 अगस्त
1975 को बांग्लादेश के महानायक शेख मुजीबुर रहमान और उनके अधिकांश परिवार के सदस्यों को नृशंस हत्याकांड में मार दिया गया। 15 अगस्त 1975 की यह तारीख है जिस दिन पूरा दक्षिण एशिया दहल गया कि बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना का जो गंभीर प्रयास था उसमें पूरे के पूरे एक परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। संयोग से शेख मुजीबुर रहमान की दोनों बेटियां, जिसमें अभी निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद भी हैं, और उनकी छोटी बहन, दोनों उस समय इत्तेफाकन यूरोप में थे, इसलिए उनकी जान बच गई, उनकी हत्या नहीं हुई। यूरोप से वो सीधे भारत आए और भारत आकर के उन्होंने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में क्या भूमिका निभाई यह आप सब जानते हैं। किस तरह बहुत ही निडर होकर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और अमेरिका की घुड़की में भी नहीं आई। तो जाहिर सी बात थी, इंदिरा गांधी ने शेख मुजीबुर रहमान की इन बेटियों को न सिर्फ भारत में रहने की अनुमति दी बल्कि उनको संरक्षण दिया। बेगम जो ये शेख हसीना वाजेद के जो पति हैं उनकी नौकरी लगाई। शेख हसीना वाजेद और उनकी बहन ने यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी की। 8 साल के करीब वो हिंदुस्तान में रहीं और उसके बाद जब परिस्थितियाँ थोड़ी सामान्य हुई तो अवामी लीग, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की और शेख हसीना वाजेद की पार्टी है, उस पार्टी ने शेख हसीना वाजेद को अपना सदर चुन लिया, अपना अध्यक्ष बना लिया। तो एक तरह से भारत का जो ये रिश्ता है अवामी लीग के साथ, शेख हसीना वाजेद के साथ, शेख मुजीबुर रहमान के साथ, वो बड़ा साफ तौर पर सामने आ गया। और दूसरी तरफ जो कट्टरपंथी ताकतें थीं उनकी सरपरस्ती पाकिस्तान के हाथ में थी। यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ और जो मुल्क जो दक्षिण एशिया के भीतर लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे, उन्होंने कट्टरपंथी ताकतों को हमेशा सहारा दिया और भारत हमेशा जो प्रगतिशील उदारवादी ताकतें थी उनके साथ खड़ा रहा। ये एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसके तहत जब भी कभी शेख हसीना वाजेद को किसी घरेलू संकट का सामना करना पड़ा, उन्होंने हमेशा भारत की तरफ देखा। और बांग्लादेश के अंदर भी सेना ने बार बार कट्टरपंथी तबकों के साथ मिलकर के लोकतंत्र को पटरी से उतारने की कोशिश की। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आज जो कुछ भी हुआ, जो भी आंदोलन बांग्लादेश के भीतर चल रहा है, उसमें शेख हसीना वाजेद पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इस बात में थोड़ी सच्चाई हो सकती है, लेकिन यह इस पूरी घटना का पूरा सच नहीं है। आज 2024 में जब बांग्लादेश अपने मुक्ति संग्राम से थोड़े दिनों पहले इतने बड़ी राजनीति का स्थिरता के दौर से गुजर रहा है, तो याद करिए कि सन 2009 में जब शेख हसीना वाजेद दूसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, उस समय भी सेना ने तख्ता पलट की और उनकी हत्या की साजिश रची। उस वक्त केंद्र में जो सरकार थी, शेख हसीना वाजेद ने उनसे संपर्क किया। प्रणब मुखर्जी लगातार उनसे बातचीत करते रहे और भारत ने बहुत ही सख्त निर्णय लेते हुए 4000 पैराट्रूपर्स की एक फोर्स तैयार कर दी कि जरूरत पड़ने पर कभी भी भारत की जो फोर्सेस हैं, भारत की जो सेनाएं हैं, वो बांग्लादेश में घुसेंगी और शेख हसीना वाजेद को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल के लाएंगी। इस बाबत भारत सरकार ने सीधी चेतावनी भी दी थी आर्मी प्रमुख को कि अगर बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हुई तो भारत शेख हसीना वाजेद के पक्ष से जरूर हस्तक्षेप करेगा। तो ये एक लगातार और लंबा चलने वाला रिश्ता रहा है। लेकिन शेख हसीना वाजेद की कमी क्या रही कि वो प्रिजनर ऑफ द पास्ट हो गई, वो अपने अतीत में कैद हो गई। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को
अपना प्रतीक बनाया, अपनी विचारधारा का चेहरा बनाया और पिछले 15 साल के शासनकाल के दौरान उन्होंने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किए। जाहिर सी बात है, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो एक बार फिर से शेख हसीना वाजेद और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश में लगातार लगी हुई थी। यह डर तो समझ में आता है, लेकिन विपक्ष की जो पार्टी है उस पार्टी को उन्होंने लगभग हाशिए पर धकेल दिया। पिछले चुनावों में गड़बड़ी की बहुत सारी शिकायतें आई और बांग्लादेश में वोटर टर्नआउट बहुत कम हो गया। लोग नाराज थे कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही नहीं हो पा रहे हैं तो हम आखिर मोहर लगाने के लिए, अपने चुनाव में अपना वोट देने के लिए अपने घरों से बाहर क्यों निकलें। दूसरी चीज, शेख हसीना वाजेद यह नहीं समझ पाई कि यह जो नई पीढ़ी आई हुई है यह बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम से जुड़ी हुई पीढ़ी नहीं है। इसने उस मुक्ति संग्राम को देखा नहीं है। उसकी कहानियां जरूर सुनी हुई होंगी, लेकिन जैसे भारत में लोग अपने स्वाधीनता संग्राम को भूलकर बहुत दूर निकल आए, वैसे ही बांग्लादेश में भी जो नई पीढ़ी आई, उस नई पीढ़ी के लिए यह मैटर नहीं करता था कि उसका मुक्ति संग्राम क्या था और उसका मुक्ति संग्राम लड़ने वाले लोग कौन थे। इस पूरे आंदोलन को, जो हालिया आंदोलन चल रहा है, उसे कहा जा रहा है कि यह जेनजी आंदोलन है, यानी ये मिलेनियल से भी एक जनरेशन आगे, बहुत कम उम्र के ये युवा हैं, छात्र हैं जो सड़कों पर उतर आए। और उनकी शिकायत की जो मूल वजह है वो है एक कोटा सिस्टम। शेख हसीना वाजेद ने सरकारी नौकरियों के भीतर जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले जो लोग थे और उनकी संतानों को, उनके परिवारीजनों को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया वो 30% तक पहुंच गया कुल जो है कुल अवेलेबल सीट्स के। छात्रों और युवाओं में इस बात को लेकर गुस्सा था और इस पर हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटने से इनकार कर दिया और यह कोटा सिस्टम वहां बना रहा, जिसका गुस्सा सीधे तौर पर अवामी लीग और शेख हसीना वाजेद के खिलाफ फूट गया। तीसरी चीज कि शेख हसीना वाजेद ने भले ही कट्टरपंथ को हाशिए पर धकेल कर रखने के लिए, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में थोड़ी अधिनायकवादी प्रवृत्तियां दिखाई। उन्होंने न्यायपालिका को भी मुट्ठी में करने की कोशिश की। नौकरशाही लामुहाला उनके कंट्रोल में थी ही थी, और जब ये छात्रों का गुस्सा भड़का तो फिर ये ज्वार जो था उसको संभालते नहीं बना और उन्हें देश छोड़कर निकलना पड़ा। अभी भी जो खबरें हैं उसके हिसाब से वो शायद भारत आएंगी और उसके बाद तय होगा कि वो भारत में रहेंगी या किसी और देश में शरण ले लेंगी। अब कुछ बड़े बुनियादी सवाल हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बांग्लादेश के भीतर उदारवाद और दक्षिणपंथ या कट्टरपंथ के बीच में संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर छात्रों के भीतर जो गुस्सा था उसका फायदा ये इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन, जिसमें कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और खालिदा जिया उठा रही हैं, या उन्हीं के द्वारा ये पूरा असंतोष एक फैलाया गया और फिर ये एक आंदोलन में तब्दील हो गया। देखिए, बहुत संकोच के साथ, लेकिन इतिहास का एक शिक्षक होने के नाते जब भी हम किसी वर्तमान घटना को समझने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा यह देखते हैं कि पर्दे के सामने जो चल रहा होता जरूरी नहीं है कि वो पर्दे के पीछे भी चल रहा हो। हमने पिछले दिनों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से दुनिया के कई देशों के भीतर क्रांतियां खड़ी होते देखी हैं, और उन क्रांतियों के पीछे कुछ वैश्विक ताकतों का हाथ होता है। सोशल मीडिया एक तरीके से हमारी मास साइकी को कंट्रोल करने का टूल बन गया है। इसे कहा जाता है कि ये जो कंसेंट है, जो सहमति है, उसको मैन्युफैक्चर करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो जेनजी जनरेशन है इसके भीतर इस तरीके का गुस्सा या अवामी लीग
और उदारवादी जो धड़े हैं, तबके हैं, उनके प्रति एक नाराजगी पैदा की गई हो और उस नाराजगी का फायदा उठाने के लिए आगे के समय में जो इस्लामिक कट्टरपंथी या दुनिया की और जो ताकतें जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी जियोपॉलिटिक्स के अंदर, वो कहीं आगे ना आ जाए। क्योंकि यह पूरा मुद्दा 1970 के दशक से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर हम इतिहास को खंगालें तो हमें पता चलता है कि उस दौर में लगातार अमेरिका और सीआईए एक तरफ और दूसरी तरफ सोवियत संघ दुनिया के तमाम देशों में हस्तक्षेप करते रहते थे। किसी देश में वो कहते थे कि लोकतंत्र की स्थापना करनी है इसलिए हस्तक्षेप करेंगे, और अगर कहीं पर लोकतंत्र स्थापित होता था तो वो कहते थे कि लोकतंत्र में खामियां हैं, ये भ्रष्ट हो गया है, इसलिए इसको उखाड़ फेंकेंगे। ऐसी कोशिशें भारत में भी हुई और दक्षिण एशिया के तमाम अन्य देशों में हुई। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के मामले पर, जैसा कि कुछ पत्रकार बहुत ही जल्दी वैल्यू जजमेंट दे रहे हैं, वो उस पूरी भीड़ को, उस जनता को जो आंदोलित हो गई है, आंख मूंद कर समर्थन दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक तानाशाह को गद्दी से हटा दिया गया है और बांग्लादेश अब जाकर के मुक्त हुआ है। इस तरीके के परसेप्शन से बचना चाहिए। किसी जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए, यह हमें जरूर देखना पड़ेगा। अब दक्षिण एशिया के भीतर चीन की दखलंदाजी किसी से छुपी हुई नहीं है। रणनीतिक रूप से किस तरह चीन भारत को चारों तरफ से घेरता चला जा रहा है, यह हमारे रणनीतिकारों के लिए एक चिंता का सबब है। बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार थी जिसे खुले तौर पर भारत समर्थक माना जाता था, और अब जैसे ही शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश छोड़ा, लंबे समय से बेगम खालिदा जिया जेल में थी, वो निकलकर बाहर आई हैं और आंदोलनरत जो छात्र हैं उनकी मांग है कि एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाए, एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए। मेरे जैसे विश्लेषक के लिए सुकून की बात यह है कि छात्र आंदोलन ने स्पष्ट रूप से सेना को चेतावनी दे दी कि वो बांग्लादेश में सैन्य शासन नहीं चाहते। लेकिन साथ ही साथ चिंता यह भी है कि अगर अवामी लीग के 12 से ज्यादा नेता मार दिए गए हैं, अवामी लीग का दफ्तर जला दिया गया है और शेख हसीना वाजिद को मजबूर होकर के बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है, तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसमें सबसे डोमिनेंट, सबसे पावरफुल, सबसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होगी? जाहिर सी बात है बीएनपी, यानी खालिदा जिया। खालिदा जिया स्पष्ट तौर पर भारत विरोधी हैं, पाक या पाकिस्तान के करीब हैं। अतीत में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गतिविधियां हुई और उसमें बेगम खालिदा जिया ने हमेशा से भारत के अंदर विभाजनकारी ताकतों को बढ़ावा देने का काम किया। तो इस तरह से इस पूरे मुद्दे को हमें इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि क्या कहीं इस पूरे मामले के भीतर चीन तो नहीं है, और अगर चीन के उकसावे पर या चीन के बढ़ावे पर कट्टरपंथी ताकतें कल को छात्र आंदोलन को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएं, तो आखिरकार आने वाले समय में बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा? बांग्लादेश के भीतर लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा? और बांग्लादेश के भीतर शेख हसीना वाजिद और उनकी पार्टी अवामी लीग के नेतृत्व में जो उदारवाद था, जो प्रगतिवाद था, उसका क्या होगा? ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो जरूर पूछे जाने चाहिए, जिन पर चिंतन मनन होना चाहिए, और छात्र आंदोलन को यह देखना पड़ेगा कि अगर वो वास्तविक अर्थों में यह चाहते हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित रहे, बना रहे, तो जाहिर सी बात है उन्हें आने वाले समय में यह कोशिश और मांग भी करनी पड़ेगी कि शेख हसीना वाजिद को जल्द से जल्द बांग्लादेश वापस लाया जाए,
या ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं जहां एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन संभव हो। तो बांग्लादेश के मुद्दे पर नजर बनाए रखिएगा और किसी भी जल्दबाजी से भरे वैल्यू जजमेंट से बचिएगा, यह मेरी आपको रिक्वेस्ट है। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।